चलिए बच्चों लोग, स्वागत है आप सभी का आई गेट भिलाई में। और ये हमारे उस लेक्चर सीरीज़ का एक नया वीडियो होने वाला है, कम्प्लीटली न्यू वीडियो। इस वाले वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, मैंने इस वाले जो सीरीज़ में स्टार्ट किया था उसके पहले मैंने आपको गेट 2021 के दोनों सेट CS ब्रांच के सॉल्व करके बताए थे। मैं गेट 2020 के सेट से स्टार्ट कर रहा हूँ और वही CS ब्रांच पहले मैं कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे मैं सारी ब्रांचेस लूँगा, लेकिन पहले हम लोग CS ब्रांच पर इत्मीनान से डिस्कस कर लेते हैं। तो इस वाले वीडियो में क्या होने वाला है, इस वाले वीडियो में गेट 2021 के CS ब्रांच के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन सारे विद सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और सिर्फ सॉल्यूशन ही बताऊंगा, साथ में सारे कंसेप्ट भी बताते हुए चलूंगा। तो ये वाला वीडियो इसके लिए इसलिए आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि सिर्फ आपको सॉल्यूशन या आंसर की नहीं मिलने वाली है, आपको क्या मिलने वाला है, इस वाले वीडियो में सॉल्यूशंस के साथ कंसेप्ट भी मिलने वाले। तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल हो गया ना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इंग्लिश पर आया था, जरा इत्मीनान से देखते हैं क्या कहता है। रमन इज कॉन्फिडेंट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश डैश 6 months एज ही हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग रेगुलरली डैश द लास्ट 3 weeks। अब आपके पास ना 4 ऑप्शंस गिवन है। अब इसमें ना कोई विशेष इंग्लिश नहीं यूज़ हुई है, आप इन सारे इंग्लिश के टर्म्स को पहले से जानते हैं। गॉट इट। मैं सिर्फ इन दोनों टर्म्स को थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। एक टर्म यहाँ पर यूज़ हुआ है विच इज़ सिंस, और एक टर्म यहाँ पर यूज़ हुआ है विच इज़ फॉर। मैं इन दोनों को डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, सिंस बेसिकली यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। सिंस यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम कहने का मतलब है, मुझे जैसे पता हो कि सिंस 1989, तो सिंस 1989 मतलब 89 जो हो गया, 1989 क्या हो गया, एक पर्टिकुलर टाइम हो गया जहाँ से चीज़ें काउंट होने स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो सिंस यूज़ जहाँ पर होगा वहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को दिखना चाहिए। और फॉर के लिए क्या यूज़ होता है, फॉर के लिए यूज़ होता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, फर्क समझ में आ गया दोनों के बीच में। आपको ये कंसेप्ट है जो मैं इस वाले क्वेश्चन के लिए आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इतना ही आपको हमेशा दिमाग में रखना है। पीरियड ऑफ टाइम कहने से क्या मतलब है मेरा, कि भाई जब कोई चीज़ अनडिफाइन होती है, आपको एग्जैक्टली आइडिया नहीं, जैसे फॉर 3 months, फॉर 3 weeks, फॉर 8 years, इस तरीके का। तो मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब पीरियड ऑफ टाइम होगा, जैसे मैंने 1989 बोला था तो वो स्पेसिफिक पॉइंट हो गया, लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि फॉर 8 years, तो कौन से वाले 8 साल वो डिफाइन नहीं हो पा रहा है ना, तो वो हो गया पीरियड ऑफ टाइम। डिफरेंस समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो सिंस है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब ये है सेकंड ब्लैंक, ये है सेकंड ब्लैंक। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ डैश द लास्ट 3 weeks। अब ये जो 3 weeks है ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया ना। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, बोलता वो जनवरी से, या फिर पर्टिकुलर डेट लिख देता, उस डेट से तो पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता। लेकिन अभी तो ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया ना, तो पीरियड ऑफ टाइम हो गया तो इसके लिए यहाँ पर क्या यूज होना चाहिए, यहाँ पर फॉर यूज होना चाहिए। गया दिमाग में कि वहाँ पर फॉर क्यों आ रहा है, क्योंकि फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। आइडिया क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब देखो पूरा सेंटेंस कैसे जम गया। मतलब इसका आंसर बी भी नहीं है और इसका आंसर सी भी नहीं है, यहाँ तो ए है यहाँ तो डी है। मैं आगे का सेंटेंस पढ़ता हूँ। सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, रमन इज कॉन्फिडेंट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश डैश 6 months। वो बोल रहा है कि रमन जो है ना बहुत रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा है, वो इंग्लिश सीख जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है डैश 6 months, ड्यूरिंग 6 month क्या होगा, 6 month के बीच में उसके मुंह से इंग्लिश निकलना शुरू हो जाएगी। भाई अगर मान लिया आपका जो कोर्स है 6 महीने का है, तो 6 महीने के बाद आपसे इंग्लिश निकलना स्टार्ट होगा ना, उसके पहले आप थोड़ा बहुत कोशिश कर लोगे, लेकिन जो टाइम पीरियड है कोर्स का उसके बाद ही तो काउंट करना स्टार्ट करेंगे ना अपन लोग। तो सीन क्या है, सीन क्या है, रमन इज कॉन्फिडेंट स्पीकिंग इंग्लिश विद इन 6 month। विद इन 6 month इसलिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर उसको इंग्लिश आ जाएगी। सीन आ रहा है समझ में। विद इन 6 month एज ही हैज बीन प्रैक्टिसिंग रेगुलरली फॉर द लास्ट 3 weeks, एकदम एग्जैक्ट इसमें सूट कर रहा है। ड्यूरिंग 6 month वहां पर सेट नहीं हो रहा है, और विद इन 6 month एकदम एग्जैक्टली उस सेंटेंस को कन्वे कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए विच इज डी, रमन इज कॉन्फिडेंट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश विद इन 6 month। ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर, ऐसा ही हम लोग इसे यूज करते हैं, विद इन 6 month। आ गया आइडिया समझ में। इत्मीनान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इतना कोई टफ इंग्लिश नहीं थी, बहुत आराम से आप सीख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए बच्चों लोग मुलाकात करते हैं वीडियो लेक्चर सीरीज के क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब सुनना क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पर कहता है, फिर से इंग्लिश का ही क्वेश्चन आया था, बढ़िया क्वेश्चन था, एकदम सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। कहता है हिज नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट वॉज एक्सीलेंट बट हिज क्लासरूम परफॉर्मेंस वॉज डैश। अब उसने कहा कि ना सब्जेक्ट पर उसकी नॉलेज अच्छी है, लेकिन जब उसके नंबर देखोगे तो नंबर हमेशा फालतू आते हैं उसके।
जो बट होता है ना, ये जो बट वाला वर्ड है, जो बट होता है ना, ये यूज़ होता है बेसिकली जब आप सेंटेंस के टोन को चेंज करना चाहते हो। मतलब आप पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना चाहते हो या नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना चाहते हो, तो उसके लिए हम लोग बट यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस की टोन चेंज करने के लिए बट वाला टर्म यूज़ किया जाता है। तो पहले वाली जो टोन थी ना, वो पॉजिटिव थी। बोला ना कि सब्जेक्ट में उसकी कमान बहुत अच्छी है, तो पहले वाली जो टोन है वो पॉजिटिव है, ठीक है। अब उसने बट डाल दिया, बट जैसे ही डाला तो टोन को नेगेटिव होना पड़ेगा ना। अब टोन नेगेटिव कैसे होगी? अगर गुड बोलोगे तो फिर टोन नेगेटिव होगी क्या? नहीं ना, टोन पॉजिटिव ही रहेगी। नहीं है आंसर वो। प्रेस वर्दी, वही शाबाशी देने योग्य है क्या? नहीं है भैया शाबाशी। डिजायरेबल, एक्सट्रीमली पुअर, राइट आंसर इज ए। ज़्यादा विशेष एकदम इंग्लिश की नॉलेज की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बेसिक इंग्लिश नॉलेज रख के भी अगर कॉन्फिडेंस के साथ बैठोगे ना, क्रिकेट में बहुत अच्छा कर लोगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों लोग, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन इंग्लिश का क्वेश्चन है। अगर इंग्लिश आए ना तो मेरे हिसाब से एक तरह से आपके लिए एडवांटेज है। रीज़न क्या है पता है? रीज़न ये है ना कि जैसे मान लिया अगर आपके पास इंग्लिश का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, एकदम बेसिक ही चाहिए, और हल्का कॉन्फिडेंस है, हल्का ही चाहिए, तो ना इंग्लिश के ना 10 मिनट में ना 12-15 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये एक बस एग्जाम्पल था। या 5 मिनट में 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक बस ऐसी थॉट आपसे शेयर कर। लेकिन मैथ्स में क्या होता है? मैथ्स में होता है कि 10 मिनट 10 क्वेश्चन के लिए मिनिमम चाहिए। आप 12 या 15 मिनट भी लगा सकते हो। तो ये एक फ़ायदे वाली बात होती है इंग्लिश के लिए। मैं देखिए एक थॉट बस शेयर कर रहा हूँ मैं, कि दरअसल इंग्लिश के लिए ना अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी नॉलेज है ना, तो उसमें समय नहीं लगता है। लेकिन मैथ्स में क्या होता है कि सॉल्व करना पड़ता है विच टेक्स टाइम। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो इंग्लिश के पास एक एडवांटेज है कि आप उसे कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपने उसे कम से कम टाइम में सॉल्व कर लिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको टेक्निकल वाला सेक्शन सॉल्व करने के लिए मिलेगा ना। तो टेक्निकल वाले सेक्शन में आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ेगी ना, क्योंकि वहाँ तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। उसके लिए तो आपको टाइम और नॉलेज दोनों चाहिए। इंग्लिश वाले सेक्शन के लिए सिर्फ नॉलेज चाहिए, टाइम की ज़रूरत नहीं है। अगर आता है तो फट से बना लोगे। मैं एक बार आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ, थोड़ा सा फोकस करना। क्या कहता है क्वेश्चन पे? सेलेक्ट द फ्लाई डैश। अभी एनालॉजी मतलब इसका रिलेशन जो था इसके साथ, वही यहाँ पर जो टर्म आप लिखेंगे उसका इसके साथ होना चाहिए। ठीक है। अब ना इन्होंने ना बहुत स्मार्टली क्वेश्चन को लिखा, बहुत स्मार्टली क्वेश्चन को लिखा। ये क्वेश्चन ना आसान हो जाता अगर यहाँ पर ना ये एस लिख देते। ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता। लेकिन ना जो वर्ब होता है ना, वर्ब होता है ना, वो दोनों ही फॉर्म रखता है। सिंगुलर वाला फॉर्म भी रखता है, नाउन वाले केस में ऐसा होता है। नाउन वाले केस में जैसे मान लिया बॉय लिखा हुआ है, तो बॉय सिंगुलर टर्म है, हम सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको उसका प्लूरल बनाना है, उसका अगर प्लूरल बनाना है तो कुछ नहीं करना पड़ता है, BOYS कर देना पड़ता है। तो ये वाली बात ना हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। हम लोग क्या ऑलरेडी जानते हैं कि नाउन वाले केस में अगर आपको प्लूरल बनाना है तो बस ऐसे ES लगा दो, काम बन गया आपका। बॉय है तो बॉयज हो जाएगा, क्लास है तो क्लासेस हो जाएगा, टेबल है तो टेबल्स हो जाएगा, है ना। तो नाउन वाले केस में प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ ऐसे ES अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन वर्ब वाले केस में क्या होता है, थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। वर्ब वाले केस में क्या होता है बच्चे, कि ना अगर आपने ऐसे ES लगाया, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वर्ब सोचा है रन, रन इज अ वर्ब, ठीक है। तो अगर आपने इसमें एस लगा दिया तो वो क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। तो ये मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया, क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करना बताऊंगा ही, तो साथ में कंसेप्ट भी दे रहा हूँ, लेते जाओ ना। तो नाउन वाले केस में क्या होता है, वर्ब वाले केस से उल्टा होता है। आपने जो सीखा है ना, एस या ES लगाओ तो प्लूरल बन जाता है। वो किसके लिए सीखा है आपने, नाउन के लिए सीखा हुआ है। लेकिन वर्ब वाले केस में क्या होगा, अगर आपने एस या ES लगाया तो वो सिंगुलर बन जाएगा। समझो इस वाली बात को। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैट जो होता है ना, सिंगुलर होता है, तो कैट्स प्लूरल होता है। अब मेरे को ऐसा लिखना है कैट, अब मेरे को लिखना है रन या फिर रन्स, मैं इसमें से कौन सा चूज करूं, ये सवाल बनता है। तो कैट के साथ रन लिखना है कि रन्स लिखना है, क्योंकि कैट सिंगुलर है, ये मैं जानता हूं।
अब मैंने आपको बताया वर्ब वाले केस में अगर एस लगा हो तो क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। तो कैट के साथ ना रन्स यूज होता है, क्योंकि कैट सिंगुलर और रन्स भी सिंगुलर है, कैट रन्स इज अ करेक्ट टर्म। वैसे ही अगर मान लिया कैट्स लिखा होता, कैट्स लिखा होता तो उसके लिए फिर क्या लगाते, रन लगाते कि रन्स लगाते, जरा सोच के बताओ। अब भाई जो कैट्स वाली बात मैं जानता हूं ना कि प्लूरल है, तो मेरे को उसके साथ वर्ब भी प्लूरल देना पड़ेगा। तो इसमें प्लूरल क्या होने वाला है, रन, और रन्स में जो रन है वो प्लूरल है, तो इसका मतलब इसके साथ क्या लगने वाला है, रन लगने वाला है। एक छोटा सा कंसेप्ट दिया मैंने आपको SVA का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एग्रीमेंट बनता है, एग्रीमेंट वो होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। खैर अब यहाँ पर उसको यूज करके बताता हूँ। ये क्वेश्चन आसान हो जाता अगर उन्होंने एस लगा दिया रहता तो अब वो क्लियरली समझ में आ जाता कि ये जो टर्म है वो वर्ब है, लेकिन अभी उन्होंने एस नहीं लगाया, इसका मतलब उन्होंने कुक का प्लूरल फॉर्म लिखा हुआ है। एस नहीं लगाऊंगा तो वो प्लूरल रहेगा ना, समझ में आ रही है बात। वर्ब वाले केस में एस एस लगाने से सिंगुलर बनता है, बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है, वर्ब में उल्टा चलता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर एस नहीं लगाया, तो ये थोड़ा सा अपने लिए कंफ्यूजन हो गया। कंफ्यूजन ये हो गया कि दरअसल कुक एक नाउन भी है, मतलब एक इंसान के लिए आप कुक वर्ड यूज करते हैं, है ना, और कुक एट द सेम टाइम वर्ब का प्लूरल फॉर्म भी है। तो उसने क्या किया, दो बार कुक यूज करके ना आपके लिए एक अच्छा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, एक अच्छा डिलेमा क्रिएट कर दिया, मस्त वाला एकदम। तो इसीलिए क्वेश्चन अच्छा हो गया। एस लगा देते तो क्वेश्चन आसान हो जाता, लेकिन उसने क्या किया, उसने एस नहीं लगाया, वर्ब के प्लूरल फॉर्म को वहां पर रहने दिया ताकि आप थोड़ा उसमें सोचो। तो बताइए क्या कन्वे कर रहा है, जो कुक है ना वो कुकिंग करता है, मतलब कि खाना बनाता है, तो कुक कुक, एग्री। अब कुक क्योंकि खाना बनाता है, फ्लाई क्या काम करता है, फ्लाई उड़ता है ना भाई, गॉट इट, आगे बात समझ में। तो इसका आंसर है फ्लाया। मिलते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पे। हाँ चलो चलो आप फिर से आ गए, यकीन ही नहीं हो रहा यार, आप एकदम मेरे साथ चौथे क्वेश्चन तक बने हुए हो, एकदम बैक टू बैक 3 इंग्लिश हो जाने के बाद चौथा फिर इंग्लिश, मतलब एकदम बुखार टाइप का लग जा रहा है कि ऐसे वाले वीडियो में अपन को। क्या होता है, मेरे को ना सब फील है पर्सनली मन से कि जो बच्चे गेट एग्जाम देते हैं ना, उनके पास ना इंजीनियरिंग के समय पर, ऐसे एक थॉट शेयर कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग के समय पर उनके पास 2 रास्ते होते हैं, वो या तो एमटेक कर सकते हैं, वो या तो एमबीए कर सकते हैं, है ना। अब मैक्सिमम जनता एमबीए नहीं चूज करती है। मैं आपको बताता हूँ उसका उनके पास ना बड़ा रीज़न क्या होता है। हाँ एक रीज़न ये होता है कि उनका टेक्निकल में इंटरेस्ट है, कहते हैं वो ऐसा, लेकिन बड़ा रीज़न क्या होता है, बड़ा रीज़न ये होता है कि कहीं ना कहीं उनको ना इंग्लिश में इतना मज़ा नहीं आ रहा होता है। तो ऐसा होता है ना कि कई दफ़ा ऐसा लोग कहते हैं विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि कॉमर्स इसीलिए लिया होगा क्योंकि साइंस नहीं अच्छा लग रहा होगा या साइंस नहीं समझ में आ रहा होगा। कोई ये नहीं कहता कि मैं कॉमर्स इंटरेस्ट से लिया। अभी अभी हालांकि ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, मतलब पहले वाले टाइम पर क्या होता था कि लोग कॉमर्स इसीलिए लेते थे क्योंकि उनको साइंस अच्छा नहीं लगता था, स्पेशली फिजिक्स। तो वैसे ही लोग एमबीए इसलिए चूज़ नहीं करते क्योंकि उनको इंग्लिश अच्छा नहीं लगता है। तो एमबीए नहीं चूज़ कर रहे, कैट नहीं चूज़ कर रहे, तो क्या चूज़ कर लेते हैं, गेट चूज़ कर लेते हैं। और गेट पे भी फिर क्या मिल जाता है, 4 क्वेश्चन इंग्लिश मिल जाता है। तो ये तो जाती है हमारे साथ। एक तो हम लोग जो है पूरा रास्ता बदल कर आ गए, गेट में हम ये सोच कर आए कि टेक्निकल बनाएंगे, इंग्लिश से अपनी जान छूटी और घूम फिर कर फिर इंग्लिश हमारे पास आ गया और बैक टू बैक चौथा क्वेश्चन। तो मैं समझ पा रहा हूँ एकदम बुखार टाइप का फीलिंग आने लग जाता है, एकदम पारा हाई होने लग जाता है, टेम्परेचर हाई होने लग जाता है। और गेट एग्जाम में अगर ऐसा चल रहा हो हमारे साथ, बैक टू बैक 4 क्वेश्चन हमको, क्योंकि हमको आदत मैथ्स की ना सॉल्व करने की, और बैक टू बैक 4 क्वेश्चन इंग्लिश के मिल जाए तो भाई पारा तो घूमता है। मैं आपकी बात एकदम समझ रहा हूँ, दैट इज मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे आप चौथे क्वेश्चन तक मेरे साथ बने हुए इस वीडियो में। चलो देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, मस्त क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। इंग्लिश इतनी लेंदी नहीं है, इंग्लिश अच्छी है, आपका समय बचाती है, अब इसी वाले हिसाब से सोचो। और कोई इसमें एकदम वाइटल नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है आपको बस बहुत थोड़ा सा एकदम बेसिक नॉलेज रहेगा ना, और हल्का सा कॉन्फिडेंस, कर लोगे यार, आप एकदम कर लोगे। मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ इसमें, पैसेज को पढ़ने में इत्मीनान से मेरे साथ पूरा पैसेज पढ़ना। पहला टास्क ये क्या, पैसेज पढ़िए। कई लोग क्या होता है पता है, ऐसे ना कई लोग ऐसा कहते हैं, थोड़ा सा और आपका समय ले रहा हूँ, कई लोग ऐसा कहते हैं कि ना कभी भी पैसेज नहीं पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, सीधा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए कि क्या पूछा है और जो भी पूछा उसमें जाकर डेटा ढूंढना चाहिए, करना चाहिए।
ये भी एक तरीका है पैसेज को सॉल्व करने का। आपने कई दफ़ा अपने किसी फ्रेंड से, अपने किसी सीनियर से वाली बात सुनी होगी, कर सकते हो ऐसा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या करो, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ो और जाके डेटा ढूंढो और आंसर टिक कर दो। लेकिन ये तब करना ना जब पैसेज बहुत बड़ा हो। 4-6 लाइन का तो पैसेज आता है, 4-6 लाइन का पैसेज है, और उसको भी आप पढ़ने में काम चोरी करो, अलाली करो कि यार मेरे को नहीं पढ़ा, डायरेक्ट मेरे को क्वेश्चन मिल जाए, जाके मैं सॉल्व कर दूं। नहीं होगा ऐसा। 4-6 लाइन का पैसेज, इतना आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आ रही बात आपको समझ में? इतनी इंग्लिश आपको एफर्ट देकर सीखनी ही पड़ेगी। 1-1 लाख 2-2 लाख महीने की आप सैलरी एक्सपेक्ट करते हो कंपनी से, और आप इतनी वाली बात को समझो, एक वाली बात को समझो, 2-2 लाख आपको कंपनी की से सैलरी चाहिए महीने में, है ना? आप कंपनी से क्या एक्सपेक्ट करो, उनको 2 लाख रुपए सैलरी दे देना भाई, दे देगा वो आपको 2 लाख सैलरी को, पूरा वसीयत लिख के आपके नाम कर देगा वो। लेकिन आप इस वाली बात को समझो, क्या बदले में वो ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि सर को इंग्लिश वाले न्यूज़पेपर पर क्या लिखा हुआ आता है, कम से कम इतना पढ़ने में आ जाता है। सर इंग्लिश के न्यूज़पेपर की फोटो देख देख कर खुश नहीं होते हैं, इंग्लिश का पेपर पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं। इतना एक्सपेक्ट नहीं करेगा। आप उससे 2-2 लाख सैलरी मांग रहे हो, लेकिन वो आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट करे कि आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर तक में क्या लिखा हुआ है पढ़ने में मेरा बोलने का सिर्फ ये वाला रीजन था कि आप इंग्लिश पर थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर आइए। आप देख रहे हो, मतलब कभी कभी अगर गेट एग्जाम वाला मतलब उसका दिमाग घूम जाता है ना भाई, एक्सपेरिमेंट करने मोड पर आ जाता है, तो वो क्या करता है, वो दे देता है फिर इंग्लिश के क्वेश्चन। उसको पता है कि आपको इंग्लिश से बुखार आता है, ले लो बुखार फिर बैठ के। तो बुखार छोड़ो, बैठो और क्वेश्चन सॉल्व करो, ज्यादा विशेष नहीं है, आप कर लोगे। चलो सुनो क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे। द dawn of the 21st century witnessed the melting glaciers oscillating between giving too much and too little to billions of people who depend on them for fresh water. पहली लाइन बहुत स्ट्रेट है। 21st सेंचुरी का सूर्यास्त, ये वाली बात हमको समझाता है, विटनेस इस वाली बात का प्रूफ है। किस बात का प्रूफ है? कि भाई जो ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं ना, ग्लेशियर जहाँ पर ना पानी जो है बर्फ जम चुका होता है, गूगल में टाइप करके देखो ग्लेशियर कैसे होते हैं, ज़बरदस्त दिखते हैं एकदम। एक होमवर्क में आपको क्वेश्चन देता हूँ, कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना, इंडियाज बिगेस्ट ग्लेशियर इज, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है, कमेंट सेक्शन में पता करके बताना, ठीक है? बहुत ब्यूटीफुल ग्लेशियर है, एक बार उसकी फोटो देखोगे मज़ा आ जाएगा आपको। और वो वाला टर्म जो है ना, आप कई दफ़ा जो है ना, जब वो डिमोनेटाइजेशन हुआ था ना, तब सुने हो गए, ऐसे आम जनता लोग बोलते थे। चलो खैर, वो वाला जो वर्ड आप आंसर में पता करोगे वो आपको मिलेगा। तो आपका होमवर्क मैंने कह दिया, कमेंट सेक्शन में क्या डालना है, इंडिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइएगा। तो ग्लेशियर में क्या होता है, बर्फ ना पिघलती है, ठीक है? मुझे सुनते जाना। मतलब जंबल कर रहा है, कौन कौन सी चीजें, या तो बहुत ज्यादा पानी दे देता है, या तो बहुत ही कम पानी देता है, ना के बराबर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। वो डिपेंड ऑन देम फॉर फ्रेश वाटर, मतलब जो लोग जो है उस चीज पर फ्रेश वाटर के लिए डिपेंडेंट रहते हैं, उनको बहुत दिक्कत आ रही है, ठीक है? गंगा नदी में ग्लेशियर से पानी आता है, एक बस मैंने आपको थॉट बताया ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ। गंगा नदी में साल भर पानी रहता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर ग्लेशियर्स पिघलते हैं ना हिमालय के, तो वहाँ पर पानी मिलता है। तो आपको अंदाजा मिल सके कि कौन कौन जैसे डिपेंड रहता है। तो गंगा नदी पर ऑलमोस्ट पूरा इंडिया डिपेंडेंट है, नॉर्थ वाले रीजन का स्पेशली। आगे बढ़ते हैं। द यूएन क्लाइमेट रिपोर्ट एस्टिमेट्स दैट without deep cuts to man-made emissions, at least 30% of the northern hemisphere surface permafrost could melt by the end of the century। अच्छा, वो बोल रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है भाई, हमारा जो अर्थ है ना, वो इस तरह के शेप में, ठीक है?
ऊपर वाला जो अर्धगोल है ना, इसको अपन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी बात कर रहा है, क्या कह रहा है वो, द ह्यूमन क्लाइमेट रिपोर्ट्स एस्टिमेट दैट विदाउट डीप कट्स टू मैन मेड एमिशंस एटलीस्ट कि सर ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे एक थॉट शेयर कर रहा हूँ उनके दिमाग में, जो तो थॉट आते हैं ना, मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे इस पर डिस्कस करना चाहिए, दैट इज आई एम डिस्कसिंग। तो सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर वाटर लेवल बढ़ गया तो लोग जो पानी की कमी से सफ़र कर रहे हैं उनका जो है जो सफ़र होगा, जो परेशानी वो दूर हो जाएगी, और लोग क्या करेंगे, पहले बाल्टी भर के नहाते थे, अब जो है पूरा तालाब भर भर के नहाएंगे। हाँ कर सकते हैं ऐसा, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप इस वाली बात को समझो, जो हमारे यूज़ में जो पानी आता है ना, हमारे यूज़ में जो पानी आता है ना, भले इस वाली बात को मैं मानता हूँ कि हमारे पूरे ग्लोब में 75 to 78% वाटर है, लेकिन वो पूरा यूजेबल वाटर नहीं है। ये वाली बात आप जानते हो, समुद्र के पानी को आप यूज़ नहीं कर सकते हो, बहुत ही थोड़ा सा पोर्शन है उस वाटर का जो हमारे लिए यूजेबल है। तो अगर इतना सारा पानी बढ़ गया जो हमारे काम का ही नहीं है, तो क्या करोगे उस पानी का तुम? बहुत ही थोड़ा सा पानी, नदियों का पानी आपके लिए काम का होता है, लेकिन अल्टीमेटली नदियाँ भी जाकर समुद्र में मिल रही होती है, तो जो पानी जो बनता है समुद्र का वो आपके काम का नहीं होता है। अरे बस समझ, तो एक खतरे की घंटी क्यों है? क्योंकि जो पानी बढ़ रहा है ना वो अल्टीमेटली आपके काम का नहीं है। गॉट इट? बस ये वो कहने की कोशिश कर रहा है। चलो फिर आगे डिस्कस कर रहे हैं। गिवन दिस सिचुएशन ऑफ एमिनेंट ग्लोबल एक्सोडस ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल डिस्प्लेस्ड बाय राइजिंग सीज, nation states need to rethink their carbon footprint on political concern if not for environmental ones। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि इस वाली सिचुएशन से क्या होगा, जो बिलियंस ऑफ पीपल होंगे ना डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे। ये वाली बात मैं आपसे कह रहा था कि रहने के लिए जगह कम बचेगी, रहने के लिए जगह कम बचेगी तो लोग क्या होंगे, जहाँ पर रहते थे पानी आ गया के रहना पड़ेगा, दूसरे जगह रह के रहेंगे, तो पहले जो लोग रहते थे ना कंजस्टेड नहीं लगेगा। तो वो वाले यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट भी यही वाली बात कह रही है। और फिर उसके बाद वो कह रहा है कि जो नेशन है ना, नेशन जो सरकारें हैं ना, उनको इस वाली बात पे सोचना चाहिए। कौन सी बात पे सोचना चाहिए? कि वो जो कार्बन जो वो लोग जलाते हैं ना, उसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग जो होता है ना, उसकी वजह से सब इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उसको अपने कार्बन के यूसेज पर ध्यान देना चाहिए। ये कौन बोल रहा है? यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट बोल रही है। और अगर ध्यान नहीं दोगे तो उसके हिसाब से आपको उसका हर्जाना भरना पड़ेगा। एग्री? ये पूरा पैसेज था। आई होप आप सारे बच्चों लोग को पैसेज समझ में आ गया होगा। सर इतना लंबा अपने को टाइम देना पड़ेगा कि आप तो कह रहे थे कि टाइम नहीं लगेगा। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना तो उसके लिए समय नहीं लगता है। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्सप्लेन करने के लिए समय लगता है। डिफरेंस समझ में आया दोनों बातों के बीच में? तो मैंने ना पैसेज को एक्सप्लेन किया है, और मैंने एक्सप्लेन किया है तो उसमें समय लूंगा ना मैं, ताकि अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। अब क्वेश्चन सुनते हैं। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द गिवन पैसेज। बोल रहा है कि कौन सी वाली स्टेटमेंट को आप इसमें से कंप्रीहेंड कर सकते हो इस वाले पैसेज में से। चलो अब एक एक स्टेटमेंट पढ़ते तभी तो समझ में आएगा ना। पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है नेशन स्टेट्स डू नॉट हैव एनवायरमेंटल कंसर्न। बोल रहा है कि जो नेशन स्टेट्स है, मतलब जो सरकारें हैं, उनको इन्वायरमेंट से कोई मतलब ही नहीं है। वो बस अपना जा रहे हैं ऑफिस, करप्शन कर रहे, पैसा वगैरह जो भी मिल रहा है उनको ले रहे हैं, उठा के घर आ जा रहे हैं। वो ऐसा कहने की कोशिश कर रहे नहीं है ना, ऐसा नहीं है ना। सरकारें जो है अपने स्तर पर काम कर रही हैं या नहीं कर रही है, वो इस वाले पैसेज में डिफाइन नहीं हुआ है। इस वाले पैसेज में बस इसने ये बोला कि नेशन को ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि जो नेशन है वो ध्यान नहीं दे रहा है। अरे बात पकड़ में, बोल रहा है ध्यान देना चाहिए, नहीं दोगे तो फिर उसका हर्जाना भरना पड़ेगा। तो आपको ना कुछ भी अपने मन से नहीं चुन लेना है। सबसे पहली बात तो ये वाली गलती करते हैं अपन लोग। हम लोग बाय डिफॉल्ट ये मान लेते हैं कि सरकार क्या ही कर रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, मार दो टिक। अरे उसने पैसेज में बोला क्या तुम्हें कि सरकार कुछ नहीं कर रही है? और जब तक उसने नहीं बोला ना, आपको मन से कुछ नहीं मानना है। आ रही बात पकड़ में? तो ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता है, मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ।
रीजन ये कि इस वाली चीज पर इसमें बात नहीं की गई है। इसमें बोला कि नेशन ऑफ कंसर्न होना चाहिए, हो रही है कि नहीं हो रही है मुझे नहीं पता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशन स्टेट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फ्रेश वाटर ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल। अब ये फिर से बोल रहा हूँ ये बात कि जो सरकारें हैं वो बहुत सारे लोगों को पानी देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलो एक घड़ी मान भी लूँ कि रिस्पॉन्सिबल है, सरकार बनाए हो तो बिजली और पानी देना पड़ेगा, एक घड़ी मान भी लूँ। ये वाली बात क्या इस ऑथर ने इस पैसेज में कही? क्या उसने बोला क्या कि जो सरकार है उसका काम है कि अगर बिलियंस ऑफ पीपल को अगर पानी नहीं मिल रहा है तो सरकार आए टैंकर लेकर उसे घर में टंकी भरे? ऐसा बोला क्या उसने? नहीं ना। तो मन से क्यों मान रहे हो? नहीं मानना है तुम्हें मन से, समझ ही नहीं पा रहे हो तो मैं क्या कह रहा हूं। नंबर 3, बिलियंस ऑफ पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन मेड एमिशंस। वो बोल रहा है कि बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं कि जाकर हम लोग को कुआं खोद खोद के पानी निकालना पड़ रहा है। बोला क्या इसमें बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं? उसमें मैन मेड एमिशंस वाली बात सिर्फ इसलिए बोली थी कि वो नहीं भी करोगे ना तभी 30% पानी बढ़ जाएगा। अरे बस हम लोग जो है खोद कर पानी क्यों निकालते हैं? भाई पानी की कमी पड़ रही है, बोर करवा दिया, पानी आना शुरू हो गया तो पानी की कमी पूरी हो गई। वो बोल रहा था इस वाले पैसेज में कि वो नहीं भी करोगे तभी भी 30% पानी आने वाला है। वो ये कह रहा था पैसेज में। उसने ये बोला क्या कि बिलियंस ऑफ पीपल जिम्मेदार है ये कुआं खोदने के लिए, कुआं खोद के पानी निकालने के लिए, मैन मेड एमिशंस के लिए जिम्मेदार है? सब बोला क्या उसने? नहीं ना। पैसेज में ये वाली बात भी नहीं बोली गई है। देखो बहुत ही स्ट्रेट पैसेज है, बस मेरे को अंडरस्टैंडिंग हो रही है, मेरे को चीजें समझ में आ रही है करके मैं डिफाइन कर पा रहा हूँ क्या लगाऊं और क्या ना लगाऊं। अगर आप मुझे सुन रहे होंगे तो अंडरस्टैंडिंग आप में आ रही होगी, सुनते जाओ बस मुझे। नंबर 4, बिलियंस ऑफ पीपल आर अफेक्टेड बाय मेल्टिंग ग्लेशियर्स। ये वाली बात एकदम क्लियरली बोला था। कैसे पता सर आपको? ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बिलियंस ऑफ पीपल डिस्प्लेस्ड। क्या बोला था कि अगर पानी बढ़ गए, अगर पानी जो है बर्फ जो है पिघल कर बोला था ना, तो क्या होगा कि बहुत सारे लोग जो है अपनी अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह आकर रहने लग जाएंगे। तो बिलियंस ऑफ पीपल आर अफेक्टेड, फर्क पड़ा ना उनको, जगह छोड़नी पड़ी। ये वाली बात बोला है। आंसर डी इसका बेहतरीन आंसर है। मस्त पैसेज था, मेरे को तो सॉल्व करके मजा आया। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।